नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज इलेक्शन कैंपेन का शोर थम गया। 1 जून को आखिरी फेज के लिए वोट डाले जाएंगे और उसी दिन 1 तारीख की शाम को आप एग्जिट पोल देख सकेंगे। 4 जून को जनता का फैसला आ जाएगा। दिन में 1 बजे तक एग्जैक्ट रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन आज प्रचार के आखिरी दिन पंजाब में इस चुनाव की फाइनल रैली को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए। अगले 2 दिन मोदी कन्याकुमारी में रहेंगे। स्वामी विवेकानंद की शिला पर ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे। लेकिन ध्यानस्थ होने से पहले आज मोदी ने कहा कि जनता फैसला कर चुकी है। 4 जून को तीसरी बार मोदी सरकार एक बार फिर बनेगी। नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्होंने अगले 5 साल का प्लान भी तैयार कर लिया है। पहले 125 दिन में क्या क्या करना है, किसके लिए करना है और कैसे करना है, इसका रोड मैप भी उनके दिमाग में क्लियर है। बस नतीजों का इंतजार है। लेकिन विरोधी दलों के नेताओं को इस बात पर ऐतराज है कि नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी क्यों गए, विवेकानंद शिला पर ध्यान क्यों लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने पूछा, अगर मोदी 4 जून के बाद चले जाते तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। उनका आरोप है कि मोदी का ध्यान वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक तमाम नेताओं ने इसी तरह की बातें कही। लेकिन मोदी ने कहा, विरोधी दलों के नेता उनकी चुप्पी को, उनकी खामोशी को कमजोरी न समझें, उन्हें गुस्सा न दिलाएं, वरना वो 7 पीढ़ियों के पापों की लिस्ट जनता के सामने रख देंगे। मोदी पूरी बात आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी जाने की। नरेंद्र मोदी इस वक्त कन्याकुमारी में समंदर के बीचों बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल में हैं। स्वामी विवेकानंद प्रधानमंत्री यहां शाम करीब 6 बजे पहुंच गए थे और अब अगले 45 घंटों तक 1 जून को वोटिंग खत्म होने तक मोदी यहीं रुकेंगे। चुनावी राजनीति से दूर स्वामी विवेकानंद मेमोरियल के ध्यान मंडपम में नरेंद्र मोदी मेडिटेशन करेंगे। जिस जगह नरेंद्र मोदी 2 दिन तक ध्यान लगाने वाले हैं, उसी जगह पर नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद ने भी 3 दिन का ध्यान लगाया था। 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले स्वामी विवेकानंद दिसंबर 1892 में कन्याकुमारी पहुंचे थे। उस वक्त जमीन से 500 मीटर दूर समंदर में स्थित 2 शिलाओं तक स्वामी विवेकानंद तैर कर पहुंचे थे और 25 से 27 दिसंबर के बीच इसी चट्टान पर ध्यानस्थ रहे। स्वामी विवेकानंद को यहीं पर ध्यान लगाते हुए भारत माता के दैवीय स्वरूप की अनुभूति हुई। विकसित भारत का विचार उनके मन में आया। 1970 में आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाह एकनाथ रानाडे के प्रयासों से इसी जगह पर विवेकानंद मेमोरियल बनकर तैयार हुआ। चूंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरे टर्म में विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, इसीलिए चुनाव के आखिरी दौर में कैंपेन खत्म करने के बाद मोदी ने उसी जगह पर वक्त बिताने का फैसला किया जहां स्वामी विवेकानंद को विकसित भारत का विचार आया था। भारत माता के दिव्य स्वरूप की अनुभूति हुई थी। विवेकानंद मेमोरियल जाने से पहले नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में भगवती अम्मन मंदिर गए, यहां पूजा अर्चना की। इस मंदिर का इतिहास 3000 साल से भी पुराना है। यह 108 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि बाणासुर राक्षस को वरदान मिला था कि उसे केवल एक कुंवारी लड़की ही मार सकती है। बाणासुर को मारने के लिए देवी ने कुंवारी लड़की का रूप धारण किया और बाणासुर का वध किया। इसके बाद नारद और भगवान परशुराम ने उनसे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर मौजूद रहने का अनुरोध किया, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि परशुराम ने ही समुद्र के किनारे इस मंदिर का निर्माण किया और देवी कन्याकुमारी की मूर्ति स्थापित की। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ा। आज नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर में करीब आधा घंटा बिताया।
विधि विधान से पूजा करने के बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ चले गए। नरेंद्र मोदी तो कन्याकुमारी में मौन साधना कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों ने इस पर भी शोर मचाना शुरू कर दिया। मोदी के मेडिटेशन को इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन बताया। कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग से शिकायत तक कराए और आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल जैसे तमाम नेताओं ने मोदी के मौन को चुनावी गिमिक करार दिया। खड़गे ने कहा कि इस देश को समझने के लिए, महात्मा गांधी के विचारों को समझने के लिए, देश की जनता का दर्द समझ के लिए विवेकानंद शिला पर बैठने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए पढ़ना पड़ता है, अपने अंदर झांकना पड़ता है। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी कन्याकुमारी जाकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। मोदी 4 जून के बाद पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तब उनके पास वक्त ही वक्त होगा। 4 जून के बाद कन्याकुमारी चले जाते तो बेहतर होता। सिर्फ विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से या समंदर में डुबकी मारने से या गंगा में डुबकी मारने से ये ज्ञान नहीं आता। इसको पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। हमें कोई इतराज़ नहीं है 1 तारीख के बाद कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, पर कल मेडिटेशन और परसों मेडिटेशन के लिए जो जा रहे हैं ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मोदी के मेडिटेशन पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि इतनी गर्मी में चुनाव करवाकर मोदी तो ध्यान करने कन्याकुमारी निकल गए, लेकिन गर्मी से परेशान जनता इस बार उन्हें सबक सिखाने वाली है। जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। पटना में तेजस्वी यादव ने मोदी के ध्यान को नौटंकी बता दिया। तेजस्वी ने कहा यह सब मार्केटिंग के तरीके हैं। पिछली बार मोदी केदारनाथ गए, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। अगर उन्हें ध्यान ही करना है तो कैमरे लेकर क्यों जा रहे हैं? मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। ममता बनर्जी को भी इस बात पर आपत्ति है कि मोदी कन्याकुमारी तो गए, कैमरे उनके साथ क्यों पहुंच गए। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी की एक मर्यादा होती है। उन्होंने इतना झूठ बोलने वाला ड्रामेबाज प्रधानमंत्री नहीं देखा, वरना कैमरे लेकर मेडिटेशन करने कौन जाता है। इतना झूठा प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। कुर्सी की एक मर्यादा होती है। 48 घंटा पब्लिसिटी करना चाह रहे हैं। इलेक्शन में 48 घंटा पहले पब्लिसिटी बंद होनी चाहिए। आप ध्यान करने जा रहे हैं तो जाओ, लेकिन कैमरा लेकर क्यों जा रहे हो? कैमरा लेकर मेडिटेशन करने कौन जाता है? मोदी विरोधी पार्टियों के नेताओं ने इस तरह के कई और मजेदार बयान दिए, लेकिन समय की सीमा है, मैं सारे बयान तो आपको नहीं सुनवा सकता। लेकिन इतना तो समझ में आ गया होगा कि विरोधी दलों के नेताओं को आपत्ति इस बात पर नहीं है कि नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में मेडिटेशन करने के लिए क्यों गए। आपत्ति इस बात पर है कि वोटिंग से पहले मोदी वहां क्यों गए। तो इन सवालों का जवाब भी मिला। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जवाब उन नेताओं की तरफ से आए जो 2 महीने तक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। 2 महीने पहले तक संजय निरुपम ने कहा कि मेडिटेशन आंतरिक शांति, शुद्धिकरण का आध्यात्मिक तरीका है।
भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और ये बात वो लोग नहीं समझेंगे जो नशा करके थकान उतारते हैं। कांग्रेस का ऐतराज सरासर गलत है। कांग्रेस का विरोध मूर्खतापूर्ण विरोध है। प्रधानमंत्री जी पिछले 1.5 महीने से एक जबरदस्त इलेक्शन कैंपेन में लगे हैं और उसके बाद उन्होंने अगर यह तय किया कि जहां विवेकानंद जी ने ध्यान किया था वहीं जाकर के वो आने वाले 24 घंटे या 36 घंटे के लिए एक मेडिटेशन करें, तो इसमें गुनाह क्या है? इसमें गैर कानूनी क्या है? इसमें आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हो सकता है? लेकिन जो गांजा लेने वाले, वीड पीने वाले हैं जो शांति के लिए, उनको इस मेडिटेशन का आध्यात्मिक महत्व समझ में नहीं आएगा। तो कांग्रेस का जो विरोध है वो धर्म विरोधी है, अध्यात्म विरोधी है। स्वामी विवेकानंद का विरोध कर रहे हैं ये, और हिंदू धर्म की आस्थाओं और परंपराओं का तो विरोध कर ही रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने के कारण कांग्रेस से निकाले गए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आसुरी शक्तियों से लड़ने की ऊर्जा हासिल करने के लिए कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे हैं। इस बात का महत्व वो लोग नहीं समझ सकते जिनकी आस्था हिंदुस्तान के अध्यात्म के बजाय वेटिकन की विरासत में है। ये जो 2024 का चुनाव है ये एक धर्म युद्ध की तरह है। इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धर्म को मिटाना चाहते हैं। आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए, आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। और पहले भी प्राचीन काल में जब सुरासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, जब आसुरी शक्तियां बहुत बढ़ जाती थी तो उनके विनाश के लिए ऋषि मुनि महात्मा साधना करते थे, जप तप और साधन करते थे। तो मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा को अर्जित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी इस समय स्वामी विवेकानंद की शरण में गए। ये आध्यात्मिक चेतना का विषय है, ये आस्था का विषय है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी जिनकी आस्था वेटिकन में है, जिनकी आस्था विदेशों में है। इसीलिए ये मोदी का विरोध कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कि खरगे और ममता बनर्जी जैसे अनुभवी नेताओं ने मोदी के ध्यान का मजाक उड़ाया। ये नेता भी जानते हैं कि ये न तो किसी कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, न कोई गुनाह है, न गैर कानूनी है, और न ही विवेकानंद शिला पर ध्यान लगाने से मोदी को अब वोटों का कोई फायदा होगा। पर मोदी की मेडिटेशन की शिकायत करके, इस पर सवाल उठाकर विरोधी दलों के नेताओं ने इस मेडिटेशन पर, इस ध्यान पर जनता का ध्यान जरूर आकर्षित कर दिया है। कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों ने इसी तरह की गलती प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बॉयकॉट करके की थी। उस समय किसी ने कहा उन्हें बुलाया नहीं गया। जवाब में विश्व हिंदू परिषद ने बता दिया सबको इनवाइट किया गया था। किसी ने कहा कि मंदिर आधा अधूरा है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। शंकराचार्य ने इसका जवाब दे दिया। एक नेता ने कहा कि मंदिर की क्या जरूरत, इसका जवाब मोदी ने अपनी पब्लिक मीटिंग्स में दिया। पूरे कैंपेन के दौरान मोदी को उनके विरोधियों ने भरपूर मौके दिए, बार बार गलतियां की। राहुल के राजनीतिक सलाहकार सैम पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स का मुद्दा उस वक्त उठाया जब मोदी कांग्रेस पर लोगों की विरासत की संपत्ति चुराने का आरोप लगा रहे थे। मणिशंकर अय्यर ने तो दो नो बॉल फेंके, एक पाकिस्तान के एटम बम पर और दूसरा चाइना की जमीन के कब्जे पर। मोदी ने दोनों बार फ्री हिट को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। अब कन्याकुमारी में मोदी के ध्यान पर जो सवाल उठाए गए हैं, इसका भी करारा जवाब मिला, और वो भी कांग्रेस के फॉर्मर नेताओं द्वारा। हालांकि मुझे लगता है अगर विरोधी दलों के नेता इस पर चुप रहते तो यह इतना बड़ा इशू न बनता। कन्याकुमारी जाने से पहले नरेंद्र मोदी आज पंजाब गए। पंजाब की 2024 के लोकसभा चुनाव में कैंपेन की आखिरी रैली होशियारपुर में हुई। होशियारपुर की रैली में मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पर जबरदस्त हमला किया। मोदी ने कहा कि पंजाब को कांग्रेस ने अलगाववाद की आग में झोंका। अब कांग्रेस की कोख से पैदा हुई आम आदमी पार्टी पंजाब को ड्रग्स और खनन माफिया के हवाले कर रही है।
मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने सेना को भी नहीं बख्शा, वोट के लिए फौज का अपमान किया, हमारे बहादुर जवानों के शौर्य पर सवाल उठाए, सेना को राजनीति का मोहरा बना लिया। मोदी ने कहा कि ये लोग 1962 की जंग के लिए चीन को क्लीन चिट दे रहे हैं और सवाल मोदी से पूछ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा उनकी खामोशी को कांग्रेस वाले कमजोरी न समझें, अगर उनको गुस्सा आ गया तो उनकी 7 पीढ़ियों के पाप याद दिला देंगे। यही लोग हैं नेहरू के जमाने की 62 की लड़ाई में चीन को क्लीन चिट देकर भारत की फौज का आए दिन अपमान करते रहते हैं। इन्होंने सेना को भी राजनीति का हथियार बना दिया है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता है। और मैं इंडिया अलायंस वालों को कह रहा हूं, मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। आपको मोदी को जितनी गालियां दे दीजिए, लेकिन मेरे देश की सेना का अपमान ये मोदी नहीं सहन करेगा। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार की बात की, कहा कि कांग्रेस के करप्शन के कारनामे तो पूरा देश जानता है, कांग्रेस करप्शन की जननी है, आम आदमी पार्टी का डीएनए भी कांग्रेस जैसा ही है। मोदी ने कहा कांग्रेस को भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी करने में 60 साल लगे, लेकिन आम आदमी पार्टी तो जन्म से ही भ्रष्टाचारी और महाझूठी पार्टी निकली। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। 60 साल तक कांग्रेस ने जो कारनामे किए हैं, भ्रष्टाचार की एक से बढ़कर एक वारदातें की हैं, ऐसा लगता है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डबल पीएचडी कर ली है। और अब कांग्रेस के साथ एक और कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी भी जुड़ गई है। इतना ही नहीं, ये भयंकर जुद्धवादी पार्टी भी है। अब आप देखिए, यहां तो आमने सामने लड़ने का ड्रामा कर रहे हैं, दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और लोग भूले नहीं कि ये जुद्धवादी पार्टी, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में बनी थी। और इसलिए इन्होंने जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, उससे बराबर भ्रष्टाचार के पाठ पढ़ लिए हैं। हम छोटे थे तो एक कथा सुना करते थे, और कथा बड़ी मजेदार थी। वो कथा ऐसी थी कि एक प्रेग्नेंट विमेन डिलीवरी के लिए अस्पताल में गई और बेटे का जन्म हुआ, लेकिन जो नर्स वो डिलीवरी करवा रही थी, वो ढूंढने लगी चारों तरफ, उसकी अंगूठी कहीं खो गई थी। वो रोने लगी, अरे मेरी अंगूठी कहां गई, अंगूठी कहां गई। अब बेटे का जन्म हुआ, लेकिन वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता था। तो डॉक्टरों को चिंता हुई, इस बच्चे की मुट्ठी क्यों नहीं खुल रही है, अभी तो पैदा हुआ है। डॉक्टरों ने बड़े तरीके से उसकी मुट्ठी खोली तो अंगूठी उसकी मुट्ठी में थी। तो लोगों ने कहा ये बच्चा पैदा होते ही चोरी करता है, तो पता चला उसका बाप बहुत बड़ा चोर था, बड़ा डाकू था। तो जन्मजात ये भ्रष्टाचार की जननी
कांग्रेस की गोद से एक कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं और इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार में पीएचडी करते करते 60 साल लगे। ये तो जन्म से ही कट्टर भ्रष्टाचारी पैदा हुए हैं। आज होशियारपुर से एक चौंकाने वाली खबर भी आई। पता लगा कि मोदी की रैली के रोकने की कोशिश हुई। होशियारपुर में जहां प्रधानमंत्री मोदी के लिए हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनाया गया था, उससे सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर किसी ने नहर का पानी खोल दिया। यह पानी कंडी कनाल से छोड़ा गया था। वो कनाल जिसके पानी से होशियारपुर के 146 गांवों की सिंचाई होती है। मोदी के रैली से पहले जैसे ही किसी ने नहर का फाटक खोला, पानी सीधे उस तरफ बढ़ने लगा जहां प्रधानमंत्री के लिए हेलीपैड बनाया गया था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात अफसरों के हाथ पैर फूल गए। आनंद फानंद में जेसीबी मशीनें मंगवाई गई। हेलीपैड से 2 किलोमीटर पहले खेतों में गड्ढे खोदे गए और पानी को हेलीपैड तक पहुंचने से रोका गया। अब यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि यह लापरवाही थी या फिर जानबूझकर की गई शरारत। होशियारपुर के कलेक्टर ने इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी भी आज पंजाब में थे। नवा शहर में राहुल ने एक चौपाल की। यहां राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी कुछ भी दावे करें, लेकिन 4 जून को जनता इंडी अलायंस के पक्ष में फैसला सुनाएगी। नरेंद्र मोदी की विदाई होगी क्योंकि जनता मोदी सरकार के कामों से बेहद परेशान है। राहुल गांधी ने कहा कि जनता समझ गई है, अगर मोदी दोबारा आ गए तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर देंगे, और अगर कांग्रेस आई तो किसानों का कर्जा माफ होगा, फसलों की एमएसपी मिलेगी, महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपए आएंगे, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। सबसे पहले किसानों को हम गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, तो और उनका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। तो अब किसानों के जेब में इंडिया गठबंधन की सरकार पैसा डालेगी, पहला काम। दूसरा काम जो मैंने अभी आपको कहा, मजदूरों को 250 रुपए नहीं 400, आंगनवाड़ी और आशा महिलाओं को दुगना, उनके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। तीसरा, महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। पंजाब में, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर प्रदेश में जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके नाम लिस्ट पे आएंगे। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला को हर महीने 8,500 रुपए ठकाठक अंदर। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल पिछले 4 दिन से लगातार पंजाब में डटे हुए हैं और जगह जगह घूमकर दावा कर रहे हैं कि 4 जून को अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जाने वाले हैं। आज केजरीवाल ने पटियाला में रोड शो किया। उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। इस रोड शो में केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने जो गुंडागर्दी मचा रखी है उसका जवाब उन्हें मिलने वाला है। पंजाब के लोग पंजाब से बीजेपी को बैरंग वापस भेजने वाले हैं। मैं पूरे देश से घूम के आ रहा हूँ। मुंबई गया, भिवंडी गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, जमशेदपुर, लखनऊ। पूरे देश में जनता मोदी जी को हटाने का मन बना चुकी है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अभी 3 दिन पहले अमित शाह जी आए थे लुधियाने। पता है वो क्या धमकी देके गए हैं? सुना था आपने वीडियो? वो धमकी देके गए हैं लुधियाने में, पंजाबियों 4 जून के बाद आप लोगों ने जो पंजाब में सरकार बनाई है, मैं उस सरकार को गिरा दूंगा और भगवंत मान को मुख्यमंत्री से हटा दूंगा। इतनी गुंडागर्दी। मैं अमित शाह को कहना चाहता हूं, पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है। हाथ जोड़ के प्यार से मांग लेते, 1 आध सीट दे देते। अब तुम धमकी दे के गए हो। पंजाबियों 1 तारीख को इस धमकी का जवाब देना है।
केजरीवाल को जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने। लुधियाना में योगी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को लूट का अड्डा बना लिया है, पंजाब को ड्रग और खनन माफिया के हवाले कर दिया है। योगी ने लुधियाना के लोगों से कहा कि रवनीत बिट्टू को जिताकर भेजो, उनके साथ मैं बुलडोजर भी भेज दूंगा जो यूपी की तरह पंजाब में भी गुंडे माफियाओं का पक्का इलाज करेगा। आम आदमी पार्टी तो देश के अंदर पहली पार्टी है जिस राजनीतिक दल के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हो रखी है। ये दागी पार्टी बन चुकी है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी, लेकिन इसके 1 दर्जन नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल के अंदर सड़ रहे हैं या फिर बेल पे बार छूट करके जनता के सामने अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए मजबूर हुए हैं। बहनों और भाइयों, ये लोग बोलते क्या थे, आज इन्होंने पंजाब के हाल क्या कर दिए हैं। आज पंजाब में ड्रग माफिया, भू माफिया, सैंड माफिया, कैडन माफिया, ये सभी आज पंजाब में हावी हो गए हैं। और मैं तो कहने के लिए आया हूं इसीलिए ये रवनीत सिंह बिट्टू को चुनाव जिता करके भेजे, मैं इनके साथ यूपी के बुलडोजर भी इनके साथ भेज दूंगा, इनके साथ भेज दूंगा मैं। और इसलिए भेज दूंगा जिससे यूपी का बुलडोजर लेकर के यहां के माफियाओं को वो वैसे ही रौंदने का काम करेगा जैसे हमने यूपी के अंदर किया है। पंजाब में चौतरफा मुकाबला है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी और अकाली दल भी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। अकाली दल के निशाने पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों हैं। आज अकाली दल की लीडर हरसिमरत कौर ने कहा कांग्रेस को इस चुनाव में 30 सीटें मिल जाएं उतना ही काफी है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो फिलहाल उसका कुछ नहीं होने वाला। केजरीवाल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है उनका, तो वो तो जेल में जाएंगे। सो मैं तो आपके राही लोगों को, पंजाब के लोगों को यही कहूंगी, केजरीवाल तो 2 तारीख को जेल में गया, अपनी वोट मत वेस्ट करिए, ये तो कभी कुछ बनेगा नहीं केंद्र में। कांग्रेस जिसने 545 सीटें लड़ी थी पिछले साल, उनको 50 आई, अब तो लड़ी 325 रहे हैं, तो 30 आ जाएंगी, ये भी नहीं बनेंगे। और बीजेपी तो जैसे हमारे किसानों को मारपीट रही है, किसान उनको खेत तक नहीं घुसने दे रहे क्योंकि ये एंटी पंजाब, एंटी फार्मर हैं। तो इनको क्या करना, आप अकाली दल को मजबूत करिए जो उस पार्लियामेंट में जाके आपकी हकों की लड़ाई के लड़ सकती है। पंजाब में अब तक बाइपोलर इलेक्शन होते थे, एक तरफ अकाली दल और बीजेपी का अलायंस और दूसरी तरफ कांग्रेस। लेकिन अब पंजाब में कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी ने ले ली है। बीजेपी और अकाली दल का अलायंस टूट चुका है, इसलिए इस बार पंजाब का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग है। पंजाब के असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीती थी। लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, बहुमत की सरकार थी, लेकिन यह सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। केजरीवाल ने पंजाब में नशे का कारोबार जड़ से खत्म करने का वादा किया था, खनन माफिया को मिट्टी में मिलाने का वादा किया था, लेकिन दोनों वादे पूरे नहीं हो पाए। इसलिए केजरीवाल के लिए पंजाब में पहले जैसे हालात नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। लुधियाना से जो रवनीत बिट्टू बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो राहुल गांधी के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी में है। इसी तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ जैसे पंजाब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पहले से बीजेपी में हैं। नेता पार्टी तभी बदलते हैं जब उन्हें हवा के रुख का अंदाजा हो जाता है, इसलिए बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। बीजेपी पहली बार पंजाब में अकाली दल के बिना अकेले चुनाव लड़ रही है अपने दम पर। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बस इतनी उम्मीद है कि अगर बीजेपी और अकाली दल एक दूसरे का वोट काटते हैं तो फायदा कांग्रेस को या बीजेपी को होने के बजाय आम आदमी पार्टी को हो सकता है। इसीलिए केजरीवाल इस बार पंजाब में डेरा डाले हुए हैं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। और यह अलग बात है कि वो पंजाब में कैंपेन कर रहे हैं और दिल्ली में कोर्ट से यह कहकर 7 दिन के लिए जमानत बढ़ाने की अपील कर रहे हैं कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। जांच कराने के लिए
हेल्थ चेकअप के लिए 7 दिन जेल से बाहर रहने की मोहलत और मांगी है। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया। ईडी से 1 जून तक इस पर जवाब मांगा है। अब अदालत केजरीवाल की अपील पर 1 जून को सुनवाई करेगी। इसके साथ साथ केजरीवाल ने शराब घोटाले के केस में पहली बार रेगुलर बेल पिटीशन भी फाइल की है। हालांकि ईडी ने केजरीवाल की इंटरिम और रेगुलर बेल दोनों का विरोध किया है। ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा केजरीवाल जेल से रिहा होने के बाद 60 से ज्यादा रोड शो और रैलियां कर चुके हैं, तब उनकी तबीयत में कोई खराबी नहीं थी। एसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल ने दर्जनों इंटरव्यूज दिए हैं, तब भी उनकी सेहत ठीक थी। अब जेल जाने का टाइम आया तो वो सेहत खराब होने का बहाना बना रहे हैं, इसलिए इस तरह की एप्लीकेशन को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने ईडी को केजरीवाल की इंटरिम बेल पिटीशन पर 1 जून तक और रेगुलर बेल पिटीशन पर 7 जून तक जवाब देने को कहा है। उसके बाद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की बेल पिटीशन को भी पॉलिटिकल इशू बना दिया। आतिशी सिंह ने कहा जिन लोगों ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए, ईडी ने उनकी बेल एप्लीकेशन का विरोध नहीं किया। इसी केस में 2 लोगों को बैक पेन का हवाला देकर रेगुलर बेल दे दी गई। लेकिन केजरीवाल कैंसर, हार्ट और किडनी के टेस्ट के लिए सिर्फ 7 दिन की मोहलत मांग रहे हैं। ईडी को उस पर भी ऑब्जेक्शन है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी जेल में केजरीवाल को जान से मारने की साजिश कर सकती है, इसलिए वो लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट न दें। अगर बीजेपी को वोट दिया तो जेल में केजरीवाल की हत्या भी हो सकती है। आज मैं देश की जनता से अपील करना चाहती हूं और खासकर कि जो आखिरी फेज में जिन जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है 2 दिन के अंदर, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल को जेल में जान से मार भी सकते हैं। उनके स्वास्थ्य के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनकी सेहत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि देश भर के लोग और खासकर वो लोग जो 2 दिन में वोट डालने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दें, अरविंद केजरीवाल जी की जान बचाने के लिए वोट दें। आम आदमी पार्टी के नेता भी गजब के तर्क देते हैं। ईडी केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी केजरीवाल को जान से मारने की साजिश कर रही है। अगर ईडी बेल का विरोध न करती, केजरीवाल के खिलाफ ईडी कुछ न कहती, तो ये कहते कि ईडी को कुछ नहीं मिला, केजरीवाल बेकसूर हैं, ईडी के पास जमानत का विरोध करने का कोई कारण ही नहीं था। ये केजरीवाल को शराब घोटाले में क्लीन चिट है। असली बात है कि आम आदमी पार्टी के नेता किसी भी इशू को इमोशनल बनाकर उससे सियासी सिंपैथी हासिल करने में माहिर हैं। पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त यही किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिन की इंटरिम बेल दी तो भी यही किया। अब जमानत खत्म होने का वक्त आ रहा है तो फिर से वही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी पूछ रही है, अगर तबीयत इतनी ही खराब है तो पहले मेडिकल टेस्ट जरूरी थे या फिर कैंपेन जरूरी था? केजरीवाल ने 21 दिन तक खूब कैंपेन किया, अब कह रहे हैं कि टेस्ट कराने के लिए 7 दिन और दो। असल में केजरीवाल की रणनीति यह है कि किसी तरह चुनावी नतीजे आने तक वो जेल से बाहर रहें, जिससे नतीजों के हिसाब से रणनीति बनाने का मौका मिले। सबसे हैरानी की बात है कि अरविंद केजरीवाल हर बार यह दावा करते हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र दिल्ली वालों की है। रोज जेल से चिट्ठी लिख रहे थे, अपने मंत्रियों को निर्देश दे रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक में दवाओं की कमी ना होने दी जाए, दिल्ली में पानी और बिजली की सप्लाई दुरुस्त रखी जाए। लेकिन भारी गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की जबरदस्त किल्लत है। दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। चाणक्यपुरी, वसंत विहार और मयूर विहार जैसे पॉश इलाकों में भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। ये तस्वीरें
दिल्ली के बेहद पौष इलाके चाणक्यपुरी की हैं। चाणक्यपुरी में लोग पीने का पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं। सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग अपने हाथों में बोतलें और बाल्टियां लेकर लाइन में लगे थे। उनके लिए पानी की इकलौती उम्मीद दिल्ली जल बोर्ड का एक टैंकर होता है, इसलिए जैसे ही टैंकर पहुंचा लोग उसके पीछे दौड़ पड़े। टैंकर रुका भी नहीं, लेकिन लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर टैंकर पर चढ़ गए। टैंकर में अपने अपने पाइप डाल दिए, जिससे खत्म होने से पहले थोड़ा बहुत पानी मिल जाए। इस तरह की तस्वीरें दिल्ली के ज्यादातर इलाकों से आ रही हैं। वसंत विहार जैसे इलाके में भी लोग सुबह 6 बजे से लाइन में लगकर पानी के टैंकर का इंतजार करते हैं। यहां महंगे फ्लैट से लेकर मलिन बस्तियों तक रहने वालों को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। घरों में पानी नहीं आ रहा, इसलिए यहां एक बाल्टी पानी के लिए अच्छी खासी मारामारी होती है। कहीं भी पाइपलाइन नहीं है, ठीक है, हम लोगों को खींच के साइकिल से लेके आना पड़ता है। और जो नीचे की तरफ जाओगे ना, वहाँ घरों के आगे टैंकर लग जाते हैं, वो तो अपना पानी भर लेते हैं। हमारा हम ऊंचाई पे है ना, तो हम लोगों को दिक्कत होती हैगी। हमारे यहाँ ऊपर टैंकर आ नहीं सकते हैंगे, नीचे भारी रुक जाते हैं, तो वहाँ से फिर हम खींच के पानी लेके आते हैं साइकिल पे। ये एक कैन हमारी 300 रुपए की आती है। वो साइकिल हमारे को खरीदनी पड़ती है, साइकिल से हमारी ये कहने आती है। हमें तो सिर्फ पाइपलाइन चाहिए। मैडम सारी प्रॉब्लम यही है पानी की, ठीक है। दरअसल प्रॉब्लम यही है कि मतलब इतनी गवर्नमेंट बदल गई, इतना कुछ हो गया, ठीक है। बीजेपी भी करके चली गई, यहाँ पे कांग्रेस भी करके चली गई, आम आदमी पार्टी की थोड़ी बहुत सुविधा मिली भी है, तो जो सुविधा होनी चाहिए ना, प्रॉपर दिक्कत पाने की है, ठीक है। मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ भाई, जो अब गवर्नमेंट बनेगी, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो क्या नाम है आम आदमी पार्टी की हो, या कोई भी सरकार बने, सीधी दिक्कत ये है कि हमारी पानी की पाइपलाइन होनी चाहिए, बाकी हमें किसी कुछ नहीं चाहिए। पानी की यहाँ बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पूरा दिन इंतजार करते हैं, टैंकर का इंतजार करना पड़ता है। टैंकर जब आता है जब ही पानी मिलता है पीने वाला। आज सुबह से क्या टैंकर आया है? आज सुबह से एक टैंकर आया। जो हाल साउथ दिल्ली का है, वही स्थिति सेंट्रल दिल्ली की भी है। सेंट्रल दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में पब्लिक प्लेस पर 1-2 नल लगे हुए हैं। पूरे इलाके के लोग इन्हीं नलों के भरोसे हैं। जिनका भाग्य अच्छा है उन्हें 2-3 बाल्टी पानी मिल जाता है, लेकिन इसके बाद इस पानी को घर तक ले जाने का एक चैलेंज होता है। कोई रिक्शे पर लाद कर, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से पानी ढोता हुआ ले जाता हुआ नजर आता है। गर्मी शुरू होते ही दिल्ली में पानी का संकट गहराने लगा है। बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। इस वक्त हम आनंद पर्वत की गली नंबर 9 के करीब है और देखिए कि एक पानी का जो नल है उसी के सहारे ये बहुत सारे जो आपको डब्बे दिखाई देंगे पानी के, वो नज़र आएंगे। लंबी कतारें पानी के लिए लगी हुई है और नंबर का अपना इंतज़ार कर रहे हैं। नंबर से ही पानी मिलता है सबको? नंबर से मिलता सर, नंबर से मिलता। सर्दियों में भी होता है, गर्मियों में ज्यादा है? गर्मियों में ज्यादा परेशानी होती है, सर्दियों में नहीं होती है। अब ज्यादा हो रही है? अब ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। दूर से पानी ढोते हैं आप? ओ यहाँ से ले जाना पड़ता है, रिक्शे वाले लेते हैं 100-150 रुपए। पानी के तो खिलते हैं, हर सारे जगह पानी किलर है। यहाँ भी पानी नहीं आता, हरिजन बस्ती में भी, सामने हरिजन बस्ती में पानी नहीं आता है 2-2 दिन तक नहीं आ रहा ना। ये सरकार अब कह रही है कि और ज्यादा दिक्कत हो सकती है पानी की। बहुत दिक्कत बहुत ज्यादा हो गई है। हरियाणा ने पानी रोक दिया। अब पानी तो हरियाणा रोके, चाहे जो पब्लिक के लिए तो परेशानी हो रहा है, तो सरकार की व्यवस्था करना है। ये चीज तो सरकार को देखना चाहिए ना। कतारें लगी रहती हैं, किसी को कोई देखने को राजी नहीं है, कोई सरकार कोई कुछ। टैंकर आता है, टैंकरों में इतनी लड़ाइयाँ होती है कि पूछो मत, हाहाकार मच जाता है। थाना पुलिस होती है रोज, गुलशन चौक, आनंद पर्वत, नेहरू नगर, हर जगह पानी की बहुत किल्लत है। पानी लेने जा रहे हैं, पानी लेने जा रहे हैं। कहाँ से भरेंगे? टोटी से भरेंगे। पानी की दिक्कत है। ये कब से पैदा हो गई पानी की दिक्कत इतनी? काफी साल से है। ये देखिए कि किस तरह के हालात है दिल्ली में पानी के। इसी तरह की बातें हर इलाके में सुनने को मिलती हैं और ये सही है कि दिल्ली में हर साल गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है। इस साल गर्मी और ज्यादा पड़ रही है। दिल्ली को आमतौर पर हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी चाहिए, लेकिन सप्लाई है करीब 97 करोड़ गैलन। दिल्ली को पानी की सप्लाई के 3 मेजर सोर्सेज हैं: यमुना नदी से मिलने वाला पानी, गंगा वाटर सप्लाई और ग्राउंड वाटर।
दिल्ली को आधे से ज्यादा पानी यमुना नदी से मिलता है, वहीं लगभग 25 करोड़ गैलन पानी गंगा नदी से आता है, जबकि करीब 11.7 करोड़ गैलन पानी ग्राउंड वाटर सोर्सेस से मिलता है। चूंकि दिल्ली में यमुना का पानी हरियाणा से आता है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना में कम पानी छोड़ने का इल्जाम लगा दिया। आज जल मंत्री आतिशी सिंह ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। यहां यमुना का वाटर लेवल 669 फीट था, जो एवरेज से 5 फीट कम है। आतिशी ने कहा, जब यमुना में कम पानी छोड़ा जाएगा तो दिल्ली में पानी की सप्लाई कैसे होगी? क्योंकि हरियाणा सरकार जानबूझकर दिल्ली में पानी की कमी पैदा कर रही है, इसलिए अब इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगी। कि दिल्ली अपनी पूरी पानी की सप्लाई के लिए यमुना नदी पर डिपेंडेंट है। यमुना नदी में दिल्ली में वो पानी आता है जो हरियाणा से छोड़ा जाता है। आज हम वजीराबाद पॉन्ड पर हैं। यहाँ पर 674 फीट पर पानी का लेवल होना चाहिए। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बगल में एक वाटर मीटर भी है जो आपको दिखाएगा कि अभी पानी का स्तर उससे 3.5 फुट से ज्यादा कमी पर है। आज के दिन पे 370.3 पर फीट पर यहाँ पर यमुना का वाटर लेवल है। आज के ही दिन पिछले साल 374.5 फीट पर पानी था। अब क्या होता है कि जो यमुना का पानी आता है, इससे आपका वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आपका चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को यहाँ से पानी मिलता है। जब आपके पानी की सप्लाई ही कम हो जाएगी, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? तो हमने हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी है। आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए, और यही पानी की कमी की वजह से जो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में त्राही त्राही। हरियाणा की इस मनमानी की वजह से देश की राजधानी को पानी के संकट में नहीं डाला जा सकता। कि जो कंजम्पशन बढ़ी है, उस कंजम्पशन को हमारे एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई में कैसे मीट किया जाए, इसलिए आप राशनिंग करते हैं, इसलिए आप कुछ टैंकर्स का प्लान बनाते हैं। हालांकि हरियाणा सरकार ने दिल्ली सरकार के इस आरोप को बेबुनियाद बताया। हरियाणा के सिंचाई मंत्री अभय यादव ने कहा, उनकी तरफ से तो दिल्ली को उसके हिस्से से 350 क्यूसेक ज्यादा पानी दिया जा रहा है। अभय यादव ने बताया कि दिल्ली के हिस्से में 719 क्यूसेक पानी आता है, लेकिन हरियाणा से 1049 क्यूसेक पानी की सप्लाई की जा रही है। वजीराबाद में पानी का लेवल कम होने की बात पर अभय यादव ने कहा, दिल्ली सरकार तो हरियाणा से सीधे पाइपलाइन बिछाकर पानी लेती है, इसलिए अगर यमुना का वाटर लेवल कम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी समझ नहीं आता कि इश्यू बिना काम का क्यों क्रिएट किया गया है। दिल्ली का ऑफिशियल शेयर है वो 719 क्यूसेक पानी का है। अब भी हम आज की तारीख में भी 1049 क्यूसेक 1049 क्यूसेक उनको दे रहे हैं, और अगर सच मानो तो 350 क्यूसेक हरियाणा अपने शेयर में से दे रहा है। हमारी कमिटमेंट है कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, उसमें पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। हम अपने इंटरेस्ट भी कुर्बान करके उनको पानी दे रहे हैं। जो जलाशय के स्तर की जो बात करते हैं, वो बात तो जब दिल्ली ने सीधी पाइप सप्लाई सीधी अपने संप से जोड़ ली, तो उसके बाद में वो उसका तो लेवल की तो बात ही नहीं रही। तो ये इशू कैसे रेज हुआ मुझे नहीं पता, क्यों रेज किया, और विशेषकर अब जब सारा देश चुनाव में बिजी है, तब इस तरह का इशू रेज करके क्या जताना चाहते हैं समझ नहीं आता। लेकिन दिल्ली के लोग क्या करें? आरोप प्रत्यारोप से दिल्ली के लोगों की मुसीबत तो कम नहीं होगी। लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है, इसलिए आज दिल्ली सरकार एक्टिव हुई। सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह ने अफसरों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। तय यह हुआ कि जिन इलाकों में पानी की कमी है वहां टैंकर से सप्लाई बढ़ाई जाएगी। टैंकर से सप्लाई के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिसकी निगरानी एक आईएएस अफसर करेंगे। टैंकर से सप्लाई के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, और इसके अलावा पानी का मिसयूज रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन और कार रिपेयर वर्क में पीने के पानी का इस्तेमाल हुआ तो जुर्माना लगेगा। साइट को सील किया जाएगा।
वहीं अगर कोई पानी बर्बाद करता पकड़ा गया तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना ही लगाया जाएगा। कल से दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के मेंबर पानी की किल्लत वाले इलाकों में गश्त लगाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार के फैसलों को बीजेपी ने पैसा कमाने की एक और चाल बताया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की वाटर सप्लाई मिनिस्टर आतिशी सिंह के बाहर प्रोटेस्ट किया और इसके बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार पानी की ब्लैक मार्केटिंग करना चाहती है, टैंकर माफिया को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए दिल्ली में जानबूझकर वाटर क्राइसिस क्रिएट किया गया। दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही है पानी के लिए। क्या ये संकट प्राकृतिक है? जी नहीं, ये संकट अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पैदा किया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। पानी बर्बाद हो रहा है क्योंकि दिल्ली की सरकार उसको संभाल नहीं पाती, उनका सिस्टम नहीं है, पानी बर्बाद करते हैं और टैंकर माफिया को बढ़ावा देने का काम करते हैं। अब कल जो इन्होंने घोषणा की कि हम 2000 रुपये का चालान लगाएंगे, 2000 रुपये का चालान नहीं है, अब ये टैंकर माफिया को बढ़ाएंगे। दिल्ली में पानी की आपूर्ति के लिए टैंकरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन वो सिर्फ कागजों पर होगी और हर गाड़ी के चक्कर के जो पैसे बचेंगे वो नीचे से ऊपर तक अधिकारी और नेता मौज करेंगे। दिल्ली में पानी का संकट दिखाकर कैसे पैसा कमाया जाए, ये दिल्ली सरकार की साजिश है। दिल्ली में पानी की किल्लत कोई नई बात नहीं है। मुझे 2003 की वो तस्वीर याद है जब अरविंद केजरीवाल गली मोहल्लों में जाकर पानी की प्राइवेट पाइपलाइन दिखाते थे, टैंकर माफिया के खिलाफ आंदोलन करते थे और दावा करते थे अगर उनकी सरकार बन गई तो दिल्ली से पानी के टैंकर गायब हो जाएंगे। टैंकर माफिया ने जो लूट मचाई हुई है वो खत्म हो जाएगी। वो हर घर को साफ पानी पहुंचाएंगे, मुफ्त पानी पहुंचाएंगे। केजरीवाल ने हर महीने 20,000 लीटर पानी का बिल जीरो करने का ऐलान भी किया, लेकिन 20,000 तो दूर, दिन में 20 लीटर पानी भी नहीं मिल रहा। दिल्ली के लोग खाली बाल्टियां लेकर टैंकरों के पीछे दौड़ रहे हैं। यह सबूत है इस बात का कि लोगों को मुफ्त की बिजली और मुफ्त का पानी देने के वादों से वोट तो मिल जाते हैं, नेताओं का इंस्टेंट फायदा हो जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में जनता को नुकसान होता है। इसी तरह दिल्ली के लोग पॉल्यूशन से परेशान हैं। दिल्ली की हवा में जहर है। जरा सोचिए, जिस दिल्ली के लोग हर साल 2 लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स देते हैं, उस शहर के लोगों के लिए न पर्याप्त पानी है, न सांस लेने के लिए साफ हवा। इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। आज बेंगलुरु से एक अचरज में डालने वाली खबर आई। बेंगलुरु के पोस्ट ऑफिसेज में आजकल हजारों महिलाएं रोज खाता खुलवाने के लिए पहुंच रही हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने हर महीने महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए डालने का वादा किया है। मुस्लिम मोहल्लों में लोगों को बताया गया कि यह पैसा सिर्फ पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में आएगा। इससे बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं रोज पोस्ट ऑफिस पहुंच रही हैं। इस अफवाह के चक्कर में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी परेशान हो गए हैं। बेंगलुरु के पोस्ट ऑफिस के बाहर बैनर लगा दिए गए हैं जिसमें लिखा कि महिलाओं के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की कोई सरकारी योजना नहीं है, इसलिए पोस्ट ऑफिस में भीड़ न लगाएं, अफवाहों के चक्कर में न पड़ें। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी दिन भर अनाउंसमेंट करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा। पोस्ट ऑफिस में पिछले 7 दिनों में 8,000 से ज्यादा महिलाओं ने अपने अकाउंट खुलवा लिए हैं। अभी भी हर रोज 1,000 महिलाएं खाता खुलवाने के लिए पहुंचती हैं। Public are coming to this office for opening of IPPB account, saying that Department of Post will credit rupees 2,000 or 8,000 on opening of IPPB account. Actually, it is a rumor. Somebody has spreaded some rumor. So department will not pay any amount to their account. Already we have made it clear to the customer, and we have displayed some boards also. In spite of that, customer is requesting for opening of IPPB account. बेंगलुरु में पैसों के लिए मुस्लिम महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें सबूत हैं इस बात का कि अफवाहों के पैर नहीं होते और मुफ्त के माल की कोई सीमा नहीं होती। राहुल गांधी ने खटाखट पैसा ट्रांसफर करने का वादा तो कर दिया अगर उनकी सरकार बनी तो, लेकिन इन महिलाओं ने उनका अगर शब्द नहीं सुना। लाइन लगाने वाली महिलाएं मुस्लिम हैं, ये कांग्रेस की वोटर हैं और उन्हें लगता है कि यह पैसा कांग्रेस देगी
जब नहीं मिलेगा तो कांग्रेस के लिए कितनी मुसीबत होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। चलते चलते आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, अंतरिक्ष में आज भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। स्पेस स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने आज दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा से 3D प्रिंटेड रॉकेट का लॉन्च पूरी तरह सफल रहा। दुनिया में यह पहला मौका है जब पूरी तरह 3D प्रिंट तकनीक से तैयार रॉकेट को लॉन्च किया गया है। रॉकेट ने अपनी तय कक्षा तक पूरी फ्लाइट सफलता से कंप्लीट की। इस मिशन को अग्निबाण सॉर्टेड 01 का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट की कामयाब लॉन्चिंग पर अग्निकुल कॉस्मोस के वैज्ञानिकों को बधाई दी। इसरो ने भी इस रॉकेट लॉन्च को स्पेस सेक्टर की एक बड़ी कामयाबी बताया। असल में नरेंद्र मोदी की सरकार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा दे रही है ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सरकार के इसी मिशन के तहत कई स्टार्टअप कंपनियां स्पेस सेक्टर में काम कर रही हैं। चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मोस भी इन्हीं में से एक है। 3D प्रिंटिंग से तैयार रॉकेट में लागत कम आती है। इससे सैटेलाइट लॉन्च करने का खर्च कम होता है। रॉकेट लॉन्च की सफलता के बाद अब अग्निकुल कॉस्मोस अपने रॉकेट से छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।